ठीक है, तो हम लोग एक मिनट। ओके, तो हम लोग कल स्टार्ट किए थे बोर थ्योरी के बारे में, राइट। और मैंने आपको बताया इसके पहले वाले जो दो थ्योरीज थे, एक था हमारा जो हम लोग बात किए, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए सब लोग। मैं म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे, अगर आपको याद है, पहले हम लोग बात किए थे रथरफोर्ड मॉडल का, राइट, एटम के लिए। वो था हमारा जिसको बोलते हैं प्लम केक मॉडल, जिसमें ये था कि हर चीज मिला जुला है, राइट। मिले जुले में ही आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव सब चार्जेस मिले हुए हैं, राइट। ये था रथरफोर्ड मॉडल। इसके बाद पॉपुलर मॉडल था सोलर सिस्टम मॉडल, राइट, जिसमें ऑलरेडी मालूम था रथरफोर्ड, सॉरी गलती हुई, सॉरी, ये रथरफोर्ड मॉडल नहीं है, ये थॉमसन मॉडल है, सॉरी, ये थॉमसन मॉडल है। रथरफोर्ड का मॉडल, उसके बाद रथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, जिससे मालूम हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग होते हैं, राइट। और इससे फिर सोलर सिस्टम मॉडल था, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में हैं और इसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, राइट। ये था सोलर सिस्टम मॉडल, राइट। अब मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम मॉडल के साथ बेसिकली प्रॉब्लम था अबाउट एटम की स्टेबिलिटी का, राइट, कि एटम किस तरह से स्टेबल हो सकता है, राइट। और इसीलिए ये सोलर सिस्टम मॉडल को भी छोड़ना पड़ा, राइट। इसके बाद जो नया और मॉडल बना वो था मॉडल बाय बोर, राइट। तो बोर में मैंने आपको कल बताया था कि बोर ने अपने मॉडल में कई नई चीज़ों को अप्लाई किया, राइट। ये नई चीज़ें क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने बात की कि उन्होंने अप्लाई किया प्लैंक्स लॉ को, राइट, कि एनर्जी इज इक्वल टू ई न्यू, एच न्यू, राइट। और उन्होंने इस तरह से अब आज हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये प्रॉब्लम को सुलझाया, राइट। तो उन्होंने ये तो मालूम था कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अराउंड बाहर की तरफ घूम रहे हैं, राइट। तो इसको हम लोग बेहतर बनाएंगे। ये है हमारा एटम, राइट, और ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हम लोग ने कहा कि न्यूक्लियस में हमारे पास, और तो ये हम लोग सबसे सिंपलेस्ट एटम लेते हैं, ये है हाइड्रोजन एटम, राइट। तो बोर्ड ने ये एटम लिया, हाइड्रोजन एटम। एक आपके पास प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर है, राइट। अब ये हमें मालूम है ऑलरेडी कि ये दोनों जो है, एक तो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये सर्क्यूलर ऑर्बिट ले रहा है, राइट, सर्क्यूलर ऑर्बिट। अब हमें मालूम है कि सर्क्यूलर ऑर्बिट अगर किसी भी चीज़ को चाहिए तो ये कैसा हो सकता है। सर्क्यूलर ऑर्बिट अगर आपको चाहिए तो आपको हमेशा चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स क्या है? ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो है mv² बाय r, राइट। ये अगर आपको कोई भी बॉडी चाहिए जो सर्कुलर ऑर्बिट पे चले, तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये बॉडी का एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए ये दोनों बॉडीज के बीच में, और वो फोर्स की वजह से ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, राइट। अगली चीज हमें क्या मालूम है कि ये जो दो बॉडीज है, ये दो बॉडीज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम फोर्स, राइट। कूलम फोर्स क्या होता है? ये फोर्स होता है 1/4πε0 ई स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो E इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये होता है हमारा कूलम फोर्स। याद है, राइट, ये सबको?
हेलो, ये सब करे हैं ना, कूलम फोर्स। तो क्या है, अगर मेरे को सर्कुलर मोशन चाहिए तो ये दो चीज़ें जो है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है कूलम फोर्स। तो ये है फॉर सर्कुलर मोशन, राइट, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें ज़रूरी क्या होता है कि ये एफ, इसको मैं रब आउट करूँगी, ये है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें ज़रूरी है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये आएगा आपको कूलम फोर्स के बारे से, राइट। तो ये है कि आपका एम वी स्क्वायर बाई आर हैज़ गॉट टू बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? हाँ हाँ, ये सबको क्लियर है नहीं? हेलो, जवाब दीजिए, ये आप लोग सबको क्लियर है? हम्म, ओबेदुल्ला, ये आपको क्लियर है क्या? मालूम है ये आपको सर्कुलर मोशन के लिए? हम्म, हेलो। सो आपको ये कंडीशन ज़रूरी है। तो इससे हमें क्या मिलता है, ये इक्वेशन से हम लोग ये आर और आर को कैंसिल कर सकते हैं और हमें रिजल्टेंट क्या इक्वेशन मिलेगा? ये इक्वेशन मिलेगा कि हमारा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू m। यानी कि v इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। ठीक है, ये समझ में आ गया, राइट? ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, क्लियर है ना सबको? यस मैम। हाँ, क्लियर है। ठीक है, आप बीच बीच में आप लोग जवाब भी दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि कोई सुन रहा है कि नहीं, राइट? नहीं तो मैं अपने आप से ही बात करते रहूंगी, राइट, और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये इसको मैं क्लियर करती हूँ और मैं ये फॉर्मूला को फिर से लिखती हूँ जो हमें ऑलरेडी मिला। वेलोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू आर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसकी एनर्जी के बारे में। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? एक तो आपको काइनेटिक एनर्जी है और एक तो है आपको पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एनर्जी बिकॉज ऑफ द कूलम फोर्स, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। नोट कीजिए, यहाँ सिर्फ आर आता है, राइट। फोर्स जब आता है जब आपको आर स्क्वायर आता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में आपको सिर्फ आर आता है, राइट। अब हमें ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो वी विल गेट हाफ एम और वी स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, राइट। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका m और m कैंसिल हो जाएगा, राइट। और हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 1/8, ये 4 × 2 8, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे हाँ, गलती मेरी ये हो गई कि ये पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव है, राइट। और इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये माइनस साइन के साथ आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर, राइट। यानी कि 1/8 माइनस 1/4, तो आपका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये क्या है? 1/8 माइनस 1/4, सो ये क्या हो जाएगा? 1/8 माइनस 2/8, यानी कि 1/8। सो -1/8 बाय एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
in hydrogen atom, right? राइट। तो अभी आप इससे देख सकते हैं कि आपके ये जो एनर्जी है इसमें ये नेगेटिव एनर्जी है, राइट। ये नेगेटिव एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड है। बाउंड का मतलब क्या है? इसका जो एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है और वो बाउंड है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन उड़ नहीं सकता है एटम से, राइट। यानी कि वो एटम से बंधा हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए एटम से, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन, राइट। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करें, राइट। अगर हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जा सकता है और ये निकल जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, राइट। ये माइनस एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड है। बाउंड है यानी कि बंधा हुआ है एटम से, ये अलग से उड़ नहीं सकता, राइट। ये बाउंड है, ठीक है। क्लियर है ना? तो हमें अब तक ये दो एक्सप्रेशंस मिले हैं। ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी और ये है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे और मैं इसको रिपीट करके फिर लिखूंगी यहाँ पे, राइट। तो हमारे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है E डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर। और एनर्जी के लिए है हमारे पास 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या था? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय आर, राइट। ये है हमारी एनर्जी। अब हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। ये क्लियर है ना सबको? हम्म? अब देखिए, अब इससे ये जो हमें मिला है, इससे हम लोग कोशिश कर सकते हैं, ये जो ये वाली सेकंड एक्सप्रेशन जो हमें मिला है, इससे हम लोग कोशिश कर सकते हैं अंदाज़ा लगाने का कि हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट का रेडियस क्या है, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिट का रेडियस हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस, राइट। आर। अब लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट आर का वैल्यू क्या है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आता है आर का वैल्यू इज इक्वल टू E² अपॉन ई इंटू 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हम लोग मॉड्यूलस में करेंगे तो वी वोंट वरी अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव साइड। अब E² का वैल्यू हमें मालूम है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, राइट। ऐसा यूनिट्स में काम करेंगे तो ये कूलम्स में होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में, एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ये ऐसा यूनिट्स नहीं है, राइट। तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगी इनटू जूल्स। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स, राइट। तो यहाँ मैं एनर्जी को कन्वर्ट करूंगी और लिखूंगी 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये हमारा E है, ये हमारा 8 है, ये हमारा पाई है। और अब हमें डालना है वैल्यू फॉर एप्सिलॉन नॉट, राइट। एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप पहले भी देख चुके हैं इसको। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, राइट। ये सबको मालूम है, राइट। हेलो, ये सबको मालूम है, राइट। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी है प्रोटॉन से, ये हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग ये करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, ये जो वैल्यूज है सबको जमा करूंगी। 1.6 स्क्वायर
यहाँ पे what do we have 13.6 into 1.6 into 8 into 3.14 into 8.85, राइट। और अब हमारे पावर्स में क्या है, हमारे पास 10 पावर -19 का स्क्वायर क्या है -38, करेक्ट। ये 19 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +19, राइट। ये नीचे से ऊपर आ गया और ये -12 नीचे से ऊपर आ गया तो आ गया +12, राइट। अब आप लोग कैलकुलेटर यूज कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। मैं भी वही करूंगी। तो ठहरिए, मैं अभी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ। आपके पास भी अगर कैलकुलेटर है तो हम आप भी कर सकते हैं। तो ये है 1.6 इंटू 1.6, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 13.6 divided by 1.6 divided by 8 divide into 1 divided by 3.14, ये, और फिर से डिवाइडेड बाय 8.85। तो आपको आता है वैल्यू, अगर आप डालेंगे तो आपको आता है वैल्यू ये वाले का 0.000529 इंटू 10 पावर, ये पावर क्या हो गया 38 प्लस 19 प्लस 12, 19 एंड 12 का क्या है 19 प्लस 12 गिव्स यू 31। सो ये आपको पावर आ गया क्या है -38 प्लस 31, राइट। अब ये हम लोग इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4, सो या ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10 पावर -38 प्लस 31, और ये कितना आ गया -3, तो आपको आ गया 0.53 इंटू 10 पावर, ये क्या है -7, राइट। आपको देखिए, आपको 38 31 -7 -3 -10 मीटर्स, राइट। तो हम लोग ने क्या डिराइव किया है, आपने देखा है, हमने डिराइव किया है कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। अब आई होप आप लोगों को याद है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि 10⁻10 मीटर्स को हम लोग बुलाते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। और इसीलिए ये वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग, ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम्स, राइट। तो ये बोलते हैं रेडियस या डिस्टेंस जो है ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटॉन, राइट। अब आपको फिर याद भी करना है जो मैं आपको सुनाई थी, याद है हम लोग लगाए थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और हम लोग निकाले थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये क्या है h डिवाइडेड बाय m इंटू वी, और h क्या है 6.6 10 पावर -34, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 10 पावर -31। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट पे भी जा रहा है 3 इंटू 10 पावर, मैम मेरा नेट स्लो चल रहा है मैम, बार बार लेफ्ट हो जाते हैं। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूंगी, वो वेबसाइट पे है, ठीक है। आप लोग वेबसाइट पे से लिंक लीजिए फॉर यूट्यूब, ठीक है। और मैं ये सभी रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो जी कल मैम। का भी लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे है, ओके। मैंने जी मैम। आपको वो वेब पेज पे आपको लिंक है, आपके सभी लेक्चर्स वहाँ लिस्टेड है। तो किसी को भी अगर नेट का प्रॉब्लम है और जो लोग अभी भी लॉग इन नहीं करे हैं वो लोग यूट्यूब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जी प्रॉब्लम नहीं मैम। रहेगा। जी तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कल हम लोग करे थे कि आपको आ जाता है लैम्डा ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -11 मीटर्स, राइट, राइट, आपको याद है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें मिला है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 10 पावर -10 यानी कि 5.3 इंटू 10 पावर -11 मीटर्स है, राइट।
तो आपको याद है जब हम लोग ऑप्टिक्स भी करे थे, हम लोग ऑलवेज ऑप्टिक्स में कंपेयर करे थे ए विथ लैम्डा, राइट, या डी विथ लैम्डा, याद है? अगर हम लोग को देखना था कि लाइट वेव के जैसे बिहेव कर रहा है क्या, तो हमें हमेशा कंपेयर करना था ये अपर्चर साइज या स्लिट साइज विथ लैम्डा, राइट। अब इसमें देखिए आप कि जब इलेक्ट्रॉन एटम में है तो ये डिस्टेंस जो है ये 5.3 10⁻11 मीटर्स है, और वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी 10⁻11 है। यानी कि आपका वेवलेंथ और आपका ये साइज जो है कंपैरेबल है, राइट। इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये बराबर टाइप के है। और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो याद करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब ये एटम में है तो हमें इसको वेव के जैसे समझना है, राइट। क्योंकि ये जो रेडियस डिस्टेंस एटम का है हम लोग करे थे 0.53 एंगस्ट्रॉम, which is equal to 5.3 into 10⁻11 meters। और आपका लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 मीटर्स। और ये दोनों चीजें जो है ये कंपैरेबल है, राइट। ये दोनों चीजें कंपैरेबल है। कंपैरेबल का मतलब ये है कि इनको देख सकते हैं एक दूसरे से, राइट। और इसीलिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि एटम में हम ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को वेव समझना पड़ता है। और इसीलिए एटॉमिक फिजिक्स में ये बहुत बड़ा फर्क है, राइट। आपको याद है कि अभी तक जब आप लोग क्लासिकल फिजिक्स कर रहे थे तो आप हर चीज को पार्टिकल समझते हैं, राइट। लेकिन अब हमारी सोच को हमें बदलना है, क्योंकि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव के जैसा है, वो एक पार्टिकल नहीं है, राइट। ओके, तो हमारी सोच को हमें बदलना है जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव समझते हैं, राइट। ये समझ में आया ना? क्योंकि ये दोनों चीजें कंपैरेबल है, ये जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों कंपैरेबल चीजें हैं, राइट। और इसीलिए हमें ये जो इलेक्ट्रॉन को है एक वेव समझना है इन द एटम, राइट। हर बार वेव नहीं समझते। देखिए इसमें बहुत सिमिलर है तो हम लोग ऑप्टिक्स में जो करते थे, ऑप्टिक्स में अगर आपको याद है लास्ट सेमेस्टर हमें मालूम है विजिबल लाइट का वेवलेंथ 5 इंटू 10⁻7 मीटर्स है, राइट। इसीलिए जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं हमारे खिड़की से, राइट, हमारे खिड़की से, तो ये बहुत छोटा है, राइट। और इसीलिए हम लोग लाइट को पार्टिकल के जैसा एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, राइट। आईने में आप अपनी सूरत को भी देख सकते हैं, राइट। ऐसा दिखता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है क्योंकि इसका वेवलेंथ इतना छोटा है। देखिए 10⁻7 मीटर्स है, राइट। आपकी हाइट 1 मीटर 2 मीटर है, तो ऑब्वियसली लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है। लेकिन जब हम लोग लाइट को लेते हैं इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लेते हैं या छोटे छेद में लेते हैं, तो फिर हमें लाइट को वेव के जैसा कंसिडर करना पड़ता है, राइट। और इसीलिए हमको दिखता है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सब चीजें हमको दिखती है जब हमारा साइजेस कंपैरेबल हो जाता है वेवलेंथ को। इसी तरह से एटम में चूंकि एटम का साइज छोटा है, राइट, और इलेक्ट्रॉन का भी कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ छोटा है, इसीलिए एटम में इलेक्ट्रॉन एक वेव के बराबर है, ये अब एक पार्टिकल नहीं है, राइट। अब ये चीज को बोर ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। देखिए हमारे को प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या था कि हमारा एटम स्टेबल है, राइट। और हमारा प्रॉब्लम ये था कि ये कंसिडरेशन था कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन में से कुछ रेडिएशन निकलना ज़रूरी है, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा स्लोली स्लोली गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर,
राइट। और ये प्रॉब्लम था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम की, राइट। अब इन्होंने क्या किया, बोर ने अपने मॉडल में ये बात को सुलझाया। कैसे सुलझाया? बोर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक स्टैंडिंग वेव के जैसे है, राइट। याद है मैंने कल भी आपको बात की स्टैंडिंग वेव के बारे में। स्टैंडिंग वेव क्या है? जब वेव खिड़की को एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन को लगता है तो ऐसा लगता है, रिफ्लेक्ट होता है और ये वापस इस तरह से आता है, राइट। और इससे हमें बनता है स्टैंडिंग वेव। इसको हम लोग बुलाते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जो है इन प्रिंसिपल ये इनफाइनाइट टाइम के लिए रह सकता है, राइट। ये इनफाइनाइट टाइम के लिए रह सकता है। ये बुझता है क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक मिनट, हाँ, ये कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओ सॉरी। तो यही आइडिया, ये क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया है। देखिए ये क्लासिकल फिजिक्स का आइडिया है। तो ये बुझता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अब इन्होंने क्या किया, बोर ने ही आई बहुत खूबसूरती से, और उन्होंने क्या कहा कि लेट्स से ये जो ऑर्बिट है, राइट, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट जो है ये है इज इक्वल टू n टाइम्स पाई। यानी कि उन्होंने, ये क्या हो रहा है ओबेदुल्ला साहब, आपके पास से आवाज आ रही है, वो कम कर, वो म्यूट करना पड़ेगा। ओबेदुल्ला साहब आपसे आवाज आ रही है, म्यूट हो गए। हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? नहीं? यस मैम। हाँ, ओके, ठीक है। तो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन भी एक स्टैंडिंग वेव के जैसे हैं, राइट। उन्होंने कहा कि बोर को कि ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टैंडिंग वेव कंसिडर कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि उन्होंने एक मिनट, हाँ, मुझे ये टैबलेट के साथ कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो सरकमफ्रेंस है 2πr, ये सर्कल का, ये कुछ n टाइम्स लैम्डा है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आपका जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, हाँ, ये जो L है, जब हमारे पास स्टैंडिंग वेव होता है तो हमारा L जो है, ये हमारा स्टैंडिंग वेव था, राइट। ये स्टैंडिंग वेव का जो L है इज n टाइम्स लैम्डा बाई 2, करेक्ट। इसी तरह से आपको लूप्स आते हैं। याद है हम लोग ये करे थे कल मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में, राइट। तो मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में ये लूप्स कंप्लीट आए थे और ये n इज लैम्डा बाई 2। इन्होंने कहा लेट 2πr बी इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, राइट। और इस तरह ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। अब इन्होंने इसमें दो चीजें और डाल दिए कि लेट माई लैम्डा बी h बाई पी, और r के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, राइट। तो अब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या करें? n 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा विच इज इक्वल टू n टाइम्स h बाई p विच इज इक्वल टू n टाइम्स h बाई m v। यानी कि 2πr इज इक्वल टू n h m v, राइट। अब हमारे पास ऑलरेडी है एक्सप्रेशन। इफ यू याद है आपको वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन था e v इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r, राइट। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। और इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ये एक्सप्रेशन। ये इसको इक्वेट करेंगे अगर, तो we will get v is therefore equal to n h divided by 2 pi, right,
इंटू आर। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो आपका ये समझ में आ गया ना, v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई दिस, एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू आर, राइट। तो अब हमें आता है एक्सप्रेशन, इसको यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको रूट ऑफ आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको आ जाएगा रूट ऑफ आर। सो देयरफॉर आपके पास एक्सप्रेशन ये हो जाएगा कि एन एच इंटू टू पाई, सॉरी, एन एच इंटू टू पाई रूट ऑफ आर इज इक्वल टू ई अपॉन रूट ऑफ 4 पाई ई नॉट इंटू एम, एंड देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि रूट ऑफ आर इज देयरफॉर इक्वल टू एन इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, राइट। और ये रूट आर यहाँ ऊपर आ गया, ये सब ऊपर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, एंड यहाँ नीचे एंड यहाँ हमारे पास आ गया ई, राइट। ये दिख रहा है ना सबको, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट आर को यहाँ ऊपर ले लिया, एन एच बाई 2 पाई यहाँ है, ये आ जाएगा। तो ये पूरे को अगर मैं स्क्वायर कर दूंगी तो वी विल गेट आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, यहाँ भी मेरे पास 4 पाई है, एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ई, ये ई हमारा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी, r इज देयरफॉर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो गया, आपको एक पाई नीचे बच गया, तो डिवाइडेड बाय पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम इंटू ई स्क्वायर, राइट। अब इसमें आपको दिख रहा है कि इसको मैं ठहरिए यहाँ और लिख लेती हूँ, तो आपको आ जाता है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ इसमें क्या है एच स्क्वायर एम एप्सिलॉन एम ई स्क्वायर बाय पाई। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ना, ये सेकंड ब्रैकेट जो है ये पूरा कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये ई नॉट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर्ड है, ये पाई है, राइट। तो ये सब चीजें कांस्टेंट्स है। अब बदल रहा है क्या है, एन वेरी हो रहा है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, राइट, राइट। और इसी से हमारी बात आ जाती है ऑफ एनर्जी लेवल्स, राइट। अब मैं ये डेरिवेशन क्लियर हो गया ना सबको, हेलो, ये डेरिवेशन क्लियर है ना सबको? यस मैम। हाँ, तो अब हमें बेसिकली क्या मिला है, वी गॉट कि हमारा r इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट, राइट। मैंने आपको वो कांस्टेंट बताया और ये n स्क्वायर है, और n आपका वेरी हो रहा है 1 2 3 एक्सेट्रा, राइट। अब इसी बेसिस पे कॉन्सेप्ट आया ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है, आप n को वेरी कीजिए 1 2 3 एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, राइट, तो ये एनर्जी लेवल्स क्या हो जाता है, अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूंगी तो ये हमारा कांस्टेंट, ये आपका n इज इक्वल टू 1। अगर मैं n को 2 डालूंगी तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर्ड, यानी कि ये 4 गुना बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आगे आ गया तो ये हो गया फॉर n इक्वल टू 3, राइट। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स है। अब हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, मैं भूल गई, वो रब आउट हो गया। एनर्जी के लिए हमें क्या मिला था, ये है मेरे पास 1/8 दिस थिंग, एंड ये क्या था, ई स्क्वायर्ड बाय आर, याद है राइट आप लोग को? हाँ, ये याद है ना आप लोगों को? हेलो, ये हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन था। तो अगर आर को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वी विल गेट ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इनटू ई।
करेक्ट? ये याद है ना, हम लोग करे थे। अब आप देख सकते हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इनटू अ कांस्टेंट। तो ये n स्क्वायर इनटू अ कांस्टेंट इज देयरफॉर इक्वल टू e स्क्वायर इनटू ये सब 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू e, एंड देयरफॉर e आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू e स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय n स्क्वायर, और यहाँ एक और कांस्टेंट आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बट e इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर इनटू सम अदर कांस्टेंट, राइट? ये कोई और कांस्टेंट है, लेकिन ये सब चीजें कांस्टेंट्स है, राइट? e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपका r इज प्रोपोर्शनल, ये रेडियस है, r इज द रेडियस, और E क्या है? E इज द एनर्जी, राइट? तो आपका जो रेडियस है इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इनटू कांस्टेंट, और आपका एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये n इक्वल टू 1 जब रहेगा तो ये फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू E1, राइट? ये एनर्जी व्हेन n इज इक्वल टू 1। लेकिन एनर्जी व्हेन n इक्वल टू 2 है, ये क्या हो जाएगा? E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, राइट? यानी कि ये एनर्जी फॉर 2 विल बिकम E1 डिवाइडेड बाय 4, राइट? ये क्या है? ये अगर R1 है तो ये है 4 टाइम्स R1। इफ एनर्जी दिस इज 3 तो ये हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाय 9, और रेडियस हो जाएगा आपको 9 टाइम्स R1, राइट? तो इससे आया कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग डिस्टेंसेस पे हो सकता है, राइट? फिक्स डिस्टेंसेस है क्योंकि ये वो डिस्टेंसेस है जहाँ पे वो स्टैंडिंग वेव बनेगा, राइट? जहाँ पे सेटिस्फाई करता है वो कंडीशन को कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, वो ही ऑर्बिट्स परमिटेड है, राइट? और ये परमिटेड ऑर्बिट्स के अपने अपने एनर्जी वैल्यूज होते हैं। एनर्जी वैल्यूज क्या होते हैं? एनर्जी वैल्यूज आपको वो होते हैं जो प्रोपोर्शनल है टू 1 बाय n स्क्वायर, राइट? तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हम लोग देखें इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, लेकिन एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n स्क्वायर। एक और बार आपको समझाती हूँ मैं। हमने देखा कि ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, राइट? हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स पे जा सकता है जिसमें 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। अब द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इनटू सम कांस्टेंट k, k1 बोल सकते हैं। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर इनटू सम कांस्टेंट k2, राइट? तो इसी के बेसिस पे डिफाइन हुआ एक चीज जिसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। यानी कि अगर मेरे पास प्रोटॉन यहाँ है, ये है मेरा प्रोटॉन न्यूक्लियस, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक तो एक रेडियस पे हो सकता है व्हेन n इज इक्वल टू 1, ये मेरा R1 है जब उसकी एनर्जी इज E1। नेक्स्ट रेडियस कौन सा अलाउड है? जो है मेरा R2, एंड R2 विल बी व्हाट? 4 टाइम्स ऑफ R1, और सिमिलरली एनर्जी विल बिकम E1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है, राइट? नेक्स्ट एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा आपका? R3। ये R3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, यानी कि 9 टाइम्स R1, या E3 इज देयरफॉर इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसको समझिए इन टर्म्स ऑफ क्विक CD। ये जो एनर्जी लेवल है ये मेरा E1 है। E2 जो है वो E1 बाय 4 और दूर है, ये हमारा E1, ये और ऊपर है E1 बाय 4, ये और दूर वाला आता है, ये है मेरा E1 बाय 9। तो ये मेरा E2 है, ये मेरा E3 है, ये मेरा E1 है। तो इसको आप सीढ़ियों के जैसे समझिए, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग हाइट्स जो है
ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए है, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ सर्टेन वैल्यूज ले सकता है, ये अलग अलग हाइट्स पे, राइट। एंड ये कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ये ऑर्बिट्स को, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स पे रहता है तो उसकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, उसका डिस्टेंस भी अलग होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या परमिटेड ऑर्बिट्स, या इसको नाम भी दिया जाता है कई बार बोर ऑर्बिट्स। यानी कि बोर के थ्योरी पे कौन से ऑर्बिट्स परमिटेड है, राइट। वो ऑर्बिट्स को बोर थ्योरी से हम लोग बोर ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, राइट, कि बोर ने किस तरह से अपनी थ्योरी देके ये एटम की स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो बोर ने कहा कि एटम स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और ये वेव जो है ये एक स्टैंडिंग वेव है, जिसके वजह से इसको रेडिएट नहीं करना चाहिए, रेडिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और देयरफॉर एटम स्टेबल है, राइट। और बोर ने ये वैल्यूज दे दिए, यानी कि आर का वैल्यू क्या है हमें ऑलरेडी मिला 0.53 एंगस्ट्रॉम्स, राइट। और एनर्जी वैल्यूज एक्सेट्रा, ये अलग अलग वैल्यूज बोर के थ्योरी से हमें मिले। अब हम लोग नेक्स्ट मंडे को बात किए करेंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटली बोर के थ्योरी को वेरीफाई किया गया, राइट। तो बोर की थ्योरी को वेरीफाई किस तरह से किया गया, इसको करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? सपोजिंग हमारे पास एक एटम है जिसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स है, फॉर एग्जाम्पल E1, E2, E3 एक्सेट्रा, राइट। अब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सपोजिंग वो इलेक्ट्रॉन अगर उसको एनर्जी दिया जाता है, राइट, तो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करे और एक ऊपर के एनर्जी लेवल पे जाए जो E3 है। हो सकता है कि वो उसको अब्सॉर्ब करके E2 को जाए या E3 को जाए। कभी कभी क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट, ये रेड वाले जो है ये सब होंगे अगर आपको एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है तो हो सकता है कि वो हो सकता है कि वो थर्ड लेवल से सेकंड लेवल को आ जाए। ये मैं हो सकता है कि वो थर्ड लेवल से सेकंड लेवल को आ जाए या थर्ड लेवल से फर्स्ट लेवल को आ जाता है। ये हो जाता है ये इमिशन, राइट। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एमिट करता है। अब वो कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करता है या कितना एनर्जी एमिट करता है, उसके लिए वो कितना करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर E2 माइनस E1 करेगा तो ये हो जाएगा सम n टाइम्स h न्यू, राइट। ये हमें कहाँ से मालूम है? ये हमें मालूम है बाय प्लैंक्स लॉ, राइट। मैंने आपको ये भी बताया था कि बोर ने इस्तेमाल किया प्लैंक्स लॉ को, राइट। अब ये जो है ये प्लैंक्स लॉ के बेसिस पे है, और इसके वजह से ये जो एमिट करेगा इसकी कोई फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर हम ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे तो हमें ये E2 माइनस E1 मिल जाएगा, राइट। और ये E2 माइनस E1, ये तो हमें मालूम है, राइट। E का वैल्यू हमें मालूम है 1/8πε0 E स्क्वायर्ड बाय R। तो हम लोग ये वैल्यू तो पता कर सकते हैं, एंड दिस En इज दिस थिंग इनटू 1/n², राइट। तो हम लोग ये एनर्जी पता कर सकते हैं। तो ये एनर्जी को पता करके अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करेंगे, एनर्जी को पता करेंगे, तो हम लोग इस तरह से बोर की थ्योरी को वेरीफाई करेंगे।
तो ये अगले क्लास में मैं बात करूंगी, आज टाइम बच नहीं है। लेकिन ये वेरिफिकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हुई, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये फ्रीक्वेंसीज को मेजर किया गया और देखा गया कि बोर की थ्योरी से जो प्रिडिक्शन यानी कि जो अंदाजा दिया गया ये फ्रीक्वेंसीज का, ये बिल्कुल सही मैच हुआ विथ थ्योरी से हमें जो वैल्यूज आते हैं, राइट। दोनों मैच हुए और इसीलिए इसमें बोर की थ्योरी को बहुत सारा एनकरेजमेंट मिला, बहुत सारा एनकरेजमेंट मिला कि ये थ्योरी ने सही चीज को प्रिडिक्ट किया, राइट। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज को अप्रिशिएट करें कि ये जो काम है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स का, ये काम आसान नहीं है। फॉर द सिंपल रीजन कि आप एटम को काट के देख नहीं सकते हैं, राइट। आपकी थ्योरी से जो आप प्रिडिक्शंस करते हैं वो आप ऐसे करना है कि वो मैच करते हैं, लेकिन आप एटम को कभी काट के देख नहीं सकते कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, राइट। और इसीलिए इसको थ्योरी कहा जाता है, बोर्स थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी मैच होता है ऑब्जर्वेशंस को, लेकिन हम लोग कभी भी इसको क्या बोलते हैं, एटम को काट के देख नहीं सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते देखने से। हम लोग इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस, यानी कि हमारे पास सबूत है लेकिन ये इनडायरेक्ट है, राइट। डायरेक्ट नहीं मिल सकता क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसको देख नहीं सकते, राइट। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है इसका और आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे मंडे को। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बोर की थ्योरी को वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है? हाँ, कुछ डाउट्स है क्या किसी को? नो मैम।